हाँ, तो मैं आपसे पूछ रहा था कि इसमें कौन से दो वेक्टर ऐसे हैं जिनका रिजल्टेंट तीसरा कोई वेक्टर है। तीन ही है टोटल वेक्टर, कौन से दो का एडिशन से तीसरा मिलेगा। यानी आपको बताना है ए कौन सा है, बी कौन सा है और आर वेक्टर कौन सा है इसमें से। आप आर वेक्टर बता दो कौन सा है इनमें से। तीन है यहाँ पे, एक ओ ए है, एक ए बी है, एक ओ बी है। इनमें आर कौन सा है, कौन से दो का रिजल्टेंट तीसरा मिलेगा। आपको मैं यहाँ से अनम्यूट कर देता हूँ, आपकी आवाज अभी मुझ तक नहीं आ रही है, अब आप बोल सकते हैं। मैंने अनम्यूट कर दिया है। ए बी कौन सा? वेक्टर सर। नहीं, ए रिजल्टेंट बी AB आर कौन सा है, आर बताइए आर। सर ABB ए बी ए बी पक्का ए बी है। यस सर। हाँ यस सर अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि ट्रायंगल लॉ था क्या। ट्रायंगल लॉ में हम क्या करते थे, एक वेक्टर की हेड से दूसरे की टेल जोड़ते थे कि नहीं। यस यस सर। सर तो ऐसा कौन सा वो वेक्टर है दो जिनके हेड और टेल मिल रहे हैं। तपस एक सेकंड तुमसे बात कर, कौन से दो वेक्टर हैं ऐसे जिनके हेड और टेल मिल रहे हैं। ओ ए ए बी ओ ए है और कौन सा है, B ए बी। तो क्या इनमें से कोई रिजल्टेंट होगा। नहीं कौन सा होगा फिर रिजल्टेंट बताओ। नो सर OB ओ बी। यही तो सुनना चाह रहा था। OB है ना आप कुछ और बोल रहे हो। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ओ ए वेक्टर और जो ए बी वेक्टर है इन दोनों का रिजल्टेंट है ओ बी। ये ट्रायंगल लॉ है, आपको ये पहचान में आना चाहिए कि इनमें से कौन से दो वेक्टर मिला के तीसरा मिल रहा है। तो मुझे क्योंकि ए बी निकालना है तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। बोलिए ये सही है या गलत है। सही ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी। सही है सर। तपस तुम कुछ बोल रहे थे, तपस। सही है तपस सर यही बोल रहा था अच्छा सर। ठीक है, ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी और मुझे चाहिए ए बी। तो ए बी को क्या मैं लिखूं फिर बताओ, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। यस सर। अच्छा ओ बी एक चीज और समझो, एक और चीज समझो। अब वैसे तो हमारे पास ओ बी भी है और ओ ए भी है, और ओ बी में से ओ ए माइनस करके ए बी मिल जाएगा मुझे। ओ बी में से ओ ए माइनस करके मुझे मिल जाएगा। तो आप देखेंगे कि अगर ओ बी में से मैं ओ ए माइनस करूंगा तो 5 माइनस 3i करूंगा कि नहीं करूंगा। देखो भाई 5 माइनस 3i करूंगा तो कितना आएगा 2i। और इधर j में से 4j माइनस करूंगा, j में से माइनस 4j माइनस करूंगा मैं तो कितना आएगा माइनस का 3j माइनस का 3। ठीक है 2i माइनस 3j कैप। ठीक है, ये आपका ए बी वेक्टर आ गया, ए बी वेक्टर राइट, 2i माइनस 3j। ठीक है, अच्छा ये काम डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे, यहाँ देखो स्क्रीन पर ये जो कोऑर्डिनेट है ए और बी पॉइंट के, इसमें से बी हेड है हमारा। तो बी हेड का कोऑर्डिनेट ये 5 और इधर टेल का कोऑर्डिनेट 3। तो 5 माइनस 3 कर लें तो 2 आ जाएगा और 2i कैप। इसी तरह से यहाँ y कोऑर्डिनेट में 1 है और इधर आपका 4 है। तो 1 माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा ये वाला। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे कोऑर्डिनेट में से कोऑर्डिनेट माइनस करके भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से आपको म्यूट कर देता हूँ फिर से, क्योंकि फिर डिस्टरबेंस आने लगा। ठीक है, आपकी वॉइस डिस्टर्ब होने लगती है। तो आप देखिए ए बी में बी हेड है, क्लियरली ए बी में बी हेड है। तो हेड का 5 माइनस टेल का 3, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस एक्स किया हमने, 5 माइनस 3 यानी 2। इसी तरह से हेड का 1 वाई कोऑर्डिनेट और टेल का 4 वाई कोऑर्डिनेट, तो 1 माइनस 4 यानी 3 किया। तो 2i माइनस 3j कर दिया। ये आपका क्या आ गया, ए बी वेक्टर आ गया। इस तरह से निकला है। लेकिन एक और तरीका है इसको लिखने का, हालांकि यही बेहतर है पर फिर भी मैं बताना चाहूंगा। देखो एक बार ध्यान से देखो,
ये जो ए बी वेक्टर आपका लिखा हुआ है ये है आपका ओ बी माइनस ओ ए। ध्यान से सुनना, क्या मैं ये कह सकता हूँ ओ बी इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ओ ए इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए? मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। ओ बी क्या था, इट इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ ये बी एंड ओ ए इज पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। तो मैंने लिखा कि ए बी वेक्टर अगर मुझे चाहिए तो मैं लिखूंगा पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। एक दूसरा फॉर्म देखिए आप इसका, तो अगर मुझे ए बी वेक्टर चाहिए तो क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ना कह के हेड कह दूं, क्योंकि अगली बार क्या पता नाम पी क्यू आ जाए कोई वेक्टर का, और पी क्यू में आपको ये पता होना चाहिए कि पी क्या है और क्यू क्या है। तो क्लियरली क्यू क्या है, हेड, और पी क्या है, टेल। जो नाम बाद में आता है वो हेड होता है। तो हमको शॉर्ट में ये कहना चाहिए कि ए बी वेक्टर या कोई भी वेक्टर हो, किसी भी वेक्टर को अगर पोजीशन वेक्टर पता हो हेड का माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल कह सकते हैं। ये मैंने जो बताया इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको मैं आज एक डीपीपी भेजूंगा अभी क्लास के बाद, उसमें एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, और इसी तरीके से उसको आप कर पाओगे जो मैंने आपको बताया। आप इसको नोट कर लीजिए। सो कोई भी वेक्टर अगर हम लिखते हैं उसको हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल। वहां से भी यही आंसर आएगा जो हम ऊपर पहले ही निकाल चुके हैं। आप इसको नोट कर लें। अगर किसी भी बच्चे को कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो फिर आप पूछ सकते हैं तुरंत। ये तो पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड बात हुई। अब इसी में एक टर्म आएगा पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ ट्रायंगल लॉ का ही एक्सटेंशन है। ऐसे मान लो ट्रायंगल लॉ का बड़ा भाई है ये। ट्रायंगल लॉ में दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते थे। पॉलीगॉन लॉ में दो से ज्यादा वेक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे। फॉर्मूला वही, मतलब अप्रोच वही है, हेड टू टेल अरेंजमेंट करते हैं। और इसमें क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड नहीं आते, प्रूव वाले क्वेश्चन टाइप के आते हैं। अब आपने कहा प्रूव तो आएगा नहीं, सब ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल आएगा, वहां लिखा हुआ आएगा दिस प्लस दिस इक्वल टू क्या, और 4 ऑप्शन दे देगा। वो निकालना तो आपको वैसे ही पड़ेगा, बट वहाँ ऑप्शन के फॉर्म में आपको 4 ऑप्शन देगा। मैं बताऊंगा कुछ बढ़िया सवाल बनेंगे पॉलीगॉन लॉ में, और हो सकता है आपने पॉलीगॉन लॉ पढ़ा ना हो या टीचर ने आपके ने न पढ़ाया हो, लेकिन इसमें कुछ अच्छे सवाल बनेंगे, कुछ बढ़िया रिजल्ट हमको मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका पोजीशन वेक्टर से कैसे हम किसी वेक्टर को निकाल सकते हैं। आपने उम्मीद है नोट कर लिया होगा। अब मैं आता हूँ इसके बाद पॉलीगॉन लॉ। क्लास का टाइम आपका वही मैंने बताया 7:30 से 8:30 तक है। तो अभी भी हमारे पास 10 मिनट है। इस 10 मिनट में पॉलीगॉन लॉ को हम आराम से कवर कर लेंगे। कहीं भी दिक्कत लगे आप पूछते चलिए, आप अपने क्वेश्चन भी भेजते रहिए जो डाउट वगैरह आते हैं आपको। और सुबह की क्लास को जरूर करिए, मॉर्निंग क्लास जरूर अटेंड करिए। कई बच्चे मैं देख रहा हूँ कि सुबह वाली क्लास को मिस कर दिए हैं, अब उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी या जो भी था कारण, लेकिन क्लास मिस मत करिए, आपका लॉस होगा। फिर बाद में मुझे सिलेबस जब मैं पढ़ाऊंगा बाद में तो फिर आपके लिए दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको उस समय रिवीजन की जरूरत होगी और आपको टेंशन हो जाएगी एग्जाम को सोच के। फिर क्या होता है, बच्चे खुद ही डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो वो नौबती क्यों आने दो। मैंने देखा है कि लास्ट में क्लास में फीस तो सबकी आ ही जाती है शुरुआत में। अब फीस जब सारी दे ही देते हो तो यार क्लास भी सारी करो ना। होता क्या है कि एग्जाम के प्रेशर में बोले सब तैयारी करनी है सर, अब हम आ नहीं रहे, अब खुद ही कर लेंगे। तो खुद ही कर लोगे तो फिर आए क्यों भैया, खुद घर पे बैठ के तैयारी करो, काय को फीस खर्च कर रहे हो। तो बेहतर है कि वो जो लास्ट टाइम में एक एग्जाम का प्रेशर बिल्डअप होता है ना, वो टाइम ही मत आने दो, वो नौबत मत आने दो। अभी थोड़ा सा प्रेशर ले लो, कुछ दिन की बात है, सब चीजें फिर सिस्टमेटाइज हो जाएंगी और टाइम से कोर्स कंप्लीट होगा तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। रिवीजन का भी टाइम मिलेगा, कराऊंगा मैं रिवीजन भी कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, काफी सारे क्वेश्चंस भी हम करेंगे, टेस्ट वगैरह भी हम करेंगे, तो वहां आपका रिवीजन भी होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये तो आपने नोट कर लिया, पॉलीगॉन लॉ पर आते हैं। पॉलीगॉन लॉ, अब देखिए पॉलीगॉन लॉ क्या है। सबसे पहले मैंने बताया एक्सटेंशन है, इट इज एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। ठीक है, इट्स यूज्ड टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ 3 और मोर वेक्टर्स। क्योंकि 2 से तो हम ट्रायंगल लॉ यूज कर लेते हैं 2 के लिए, लेकिन 3 या उससे ज्यादा वेक्टर जब होते हैं तो हम इसका यूज करते हैं। अब इसमें तरीका वही है कि हेड टू टेल अरेंजमेंट होता है, पहले वेक्टर की हेड से
दूसरे वेक्टर की टेल, फिर दूसरे की हेड से तीसरे की टेल, तीसरे की हेड से चौथे की टेल, एंड सो ऑन, ऐसे लगाते जाते हैं। और फिर क्या होगा, ट्रायंगल लॉ में क्या बताया था मैंने, पहले समझ लो। ट्रायंगल लॉ में बताया था कि पहले वेक्टर की टेल खाली रह जाती थी और दूसरे की हेड खाली रह जाती थी। यहाँ पे काफी सारे वेक्टर अगर होंगे तो पहले की टेल खाली होगी और आखिरी वाले की हेड खाली होगी। तो पहले की टेल से आखिरी वाली की हेड को कनेक्ट करने वाला जो वेक्टर आता है वही हमारा फिर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। वही हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो इसका स्टेटमेंट मैं लिखाता हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ गिवन n वेक्टर्स, मान लो n कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, गिवन n वेक्टर्स आर अरेंज्ड head to tail, head to tail in a sequence। सीक्वेंस से मतलब है पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, हेड टू टेल लगाते जाइए। पहले की हेड से दूसरे की टेल, दूसरे की हेड से तीसरे की टेल, तीसरे की हेड से चौथे की टेल। से सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, नहीं तो फिर आपका पॉलीगॉन लॉ नहीं लगेगा वहां पे। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ गिवन n वेक्टर्स आर अरेंज हेड टू टेल इन ए सीक्वेंस, ठीक है, देन their resultant, then their resultant vector is that vector, is that vector which is drawn from tail of, पहले की टेल खाली होगी और आखिरी का हेड खाली होगा। पहले की टेल खाली होगी और आखिरी का हेड खाली होगा, which is drawn from tail of first vector, first vector to head of last vector। ठीक है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, थोड़ा फास्ट रनिंग राइटिंग में मैं लिख रहा हूँ, वो एक दो दिन में आप समझ जाओगे। मैं जो लेटर्स बनाता हूँ उससे हैबिचुअल हो जाओगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ गिवन n वेक्टर्स आर अरेंज्ड head to tail in a sequence, then their resultant, then their resultant vector, then their resultant vector then their resultant vector is that vector which is drawn from the tail of first vector to the head of last vector। ठीक है, अब इसको फिगर से समझिए। जैसे यहाँ पे कुछ वेक्टर हैं, जैसे ये पहला वेक्टर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ऐसे करके मान लो 4 वेक्टर हैं। इनके कुछ नाम भी हम दे देते हैं, लेट द नेम्स आर ए बी सी डी, 4 ही ले लिए समझाने के लिए। अब ये जो 4 वेक्टर हैं, ये जो चारों के चारों हैं, इनका रिजल्टेंट कौन सा वेक्टर होगा, वो जो पहले की टेल से आखिरी की हेड को जोड़े, यानी ये आपका आर वेक्टर हो गया। अब देखिए ट्रायंगल लॉ में क्या होता था, 2 वेक्टर होते थे और तीसरा उनका रिजल्टेंट होता था, यानी 2 वेक्टर के साथ रिजल्टेंट मिला के 3 साइड का पॉलीगॉन बना ट्रायंगल। यहाँ पे अगर 4 वेक्टर हैं तो 5 साइड का पॉलीगॉन बना, यानी अगर n वेक्टर होंगे 4 साइड के साथ एक रिजल्टेंट मिल गया, 4 वेक्टर के साथ तो 5 साइड का पॉलीगॉन बना। तो अगर n वेक्टर हुए तो उनका एक रिजल्टेंट मिला के n+1 साइड का पॉलीगॉन बन जाएगा। क्या, n+1 साइड का पॉलीगॉन बन जाएगा। और ये जो आएगा ये क्लोजिंग साइड होगी। एक्चुअली क्लोजिंग साइड आप कह सकते हैं, जैसे ये पॉलीगॉन हमने खींचे ब्लैक वाले, तो ब्लैक वाले जो वेक्टर थे इनको एक सीक्वेंस में हमने लगाया, और जो क्लोजिंग साइड थी, जो रेड वाला वेक्टर रिजल्टेंट आर है, वो अपोजिट सेंस में है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझो दोबारा से, देखो ये जो ए बी सी है ये इस सेंस में है कि नहीं, एक सेंस ये हो गया ना, हेड टू टेल में एंटी क्लॉकवाइज सेंस नजर आ रहा है, ये जो मैंने ग्रीन वाला एरो बनाया ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, और जो आर वेक्टर है वो अपोजिट सेंस में है कि नहीं, आर का सेंस। तो हमेशा आप ये भी कह सकते हैं कि अगर एन वेक्टर हमें दिए हैं तो वो एक सीक्वेंस में अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट सेंस में यानी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। और अगर गिवन वेक्टर एन अगर क्लॉकवाइज सेंस में है तो जो रिजल्टेंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में यानी रिवर्स ऑर्डर में आएगा। ये बात समझो मेरी,
जिस सेंस में भी होंगे गिवन n वेक्टर, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा कैसे आएगा, रिवर्स ऑर्डर में आएगा। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब ये मैंने 4 के लिए बताया, ये 10 के लिए, 20 के लिए, 50 के लिए लगा सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आर वेक्टर का ऐसा कोई फॉर्मूला आता है कि √a² + b² + 2ab cos थीटा। देखो पॉलीगॉन लॉ में ऐसा कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती, ना कभी सवाल आते, पर अगर कभी बनाने की जरूरत पड़े तो वो दो दो लेके ही सॉल्व कर पाओगे। जैसे दो से मेरा मतलब है कि पहले ए और बी का एक रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा आपको, ए और बी का एक रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा पहले। जैसे ये निकाल लिया आपने रिजल्टेंट, ठीक है, मान लो ये R1 है, फिर इस R1 का C के संग निकालोगे ये रिजल्टेंट, ये आपका R2 आएगा, और फिर R2 का D के संग फिर R आएगा, इस तरह से, और उसके लिए एंगल की जरूरत और पड़ जाएगी। तो ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। सवाल यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं, बताऊंगा कैसे पूछे जाते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया। अब देखिए मैं इसमें एक दो क्वेश्चन आपके सामने पुटअप करता हूँ, अभी थोड़ा 2-3 मिनट है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं आपको कल इस पे कराऊंगा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अभी जितना टाइम है उस हिसाब से एक दो सवाल में सिंपल से करा देता हूँ। जैसे जैसे ये कोई फिगर है ए बी सी और डी। मैं आपसे पूछता हूं पहला सवाल, ए बी वेक्टर, और तुरंत आप आंसर दे पाएंगे, बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इक्वल टू क्या। पहला सवाल। दूसरा सवाल, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर बराबर क्या। और मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर देता हूँ, बहुत ही सिंपल से सवाल रखें, थोड़ा सा टफ करूंगा मैं अगली बार इसको। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी प्लस सी डी बराबर क्या होगा आपके हिसाब से। देखिए ये फिगर है क्वाड्रिलेटरल टाइप का, और आप अपने हिसाब से जो नाम लिखें उस हिसाब से वेक्टर यहाँ स्केच कर सकते हैं। ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी डी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा। ए बी वेक्टर ये होगा भैया, बी सी वेक्टर आपका ये होगा, और सी डी वेक्टर ये होगा। तो कोई बता सकता है मुझे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इक्वल टू क्या आएगा। AD वेक्टर, क्या आएगा, AD वेक्टर, तो लाउडली बोलो ना, लाउडली बोलो, बिंदास बोलो, डरने की क्या बात है। अभी आपको बताया कि ये ए बी बी सी सी डी एक सीक्वेंस में है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट यही तो आएगा, बोलिए। और इसका नाम क्या होगा, डी वेक्टर, डी होगा कि ए डी होगा, एडी वेक्टर, एडी होगा। अभी बताया ना मैंने आपको यार, एक सीक्वेंस देखिए, ये सीक्वेंस कैसी है, ये है, एडी वेक्टर, तो इसके रिवर्स ऑर्डर में आएगा ना, तो एडी आएगा कि डी आएगा, नहीं क्या आएगा, एडी आएगा। ना। अब देखिए इसके बाद सेकंड वाला पार्ट, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इसका क्या आएगा बताइए। 0 जीरो, जीरो कैसे पता लग रहा है आपको, घूम फिर के वहीं आ गए। हाँ घूम फिर के वहीं आगे, ऐसे कह लो, या ऐसे समझो कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये जो तीन है इनका रिजल्टेंट अभी हमने ऊपर देखा, ये रिजल्टेंट कितना आ रहा है, एडी। यस सर, और ये एक और उसका अपोजिट है। तो अब हाँ, एडी और डीए, एडी और डीए कैसे हैं, अपोजिट हैं कि नहीं है। एडी आपका Yes, ये है ही इस डायरेक्शन में, अपोजिट है, अपोजिट है। और डीए कैसे है, अपोजिट में, तो ये कैंसिल आउट हो गए, जीरो हो गया। एक तरीका तो ये हुआ समझने का। अब देखो दूसरा तरीका समझो, दूसरा तरीका क्या है, इसमें सेकंड जो मेथड है वो ये है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, अगर ध्यान से देखें तो 4 वेक्टर हो गए यहाँ पर, और कौन कौन से 4 हो गए मैं जरा बना दूं यहाँ पे। जो नाम यहाँ पे दिए ना, ए से बी, बी से सी, सी से डी, और फिर वापस डी से ए, आप अगर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर ये जो 4 वेक्टर हैं आपके, ये चारों एक सीक्वेंस में लगे हैं कि नहीं लगे हैं। और चारों में अगर आप ध्यान से देखें तो जो चौथा वेक्टर है, फोर्थ वाला, उसकी हेड
फर्स्ट की टेल यानी ए बी की टेल से मिली है कि नहीं मिली है? फर्स्ट की टेल से मिली है बिल्कुल। और मैंने आपसे कहा था रिजल्टेंट, देखो ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। ठीक है, तो हमको एक बात यहाँ से समझ में आई कि अगर पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर की हेड अगर मिल रही हो तो फिर जो रिजल्टेंट वेक्टर हम पहले की टेल से आखिरी की हेड को खींचेंगे भी तो क्या खींचेंगे, एक पॉइंट ही तो आएगा। नहीं आई बात समझ में? दोबारा से सुनो, यहाँ पे पहले वेक्टर से फोर्थ वेक्टर की हेड मिल रही है, पहले वेक्टर की टेल से फोर्थ वेक्टर की हेड अगर मिल रही है तो मैं रिजल्टेंट जब खींचूंगा तो खींचूंगा क्या, कुछ भी नहीं। खींचूंगा क्या, कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ खींचने के लिए क्या है, पहले से तो मिली हैं दोनों, क्योंकि मैंने कहा था पहले की टेल से आखिरी के हेड को खींचा जाए और वो पहले से मिले हुए हैं। तो अगर खींचोगे भी तो क्या आएगा, एक पॉइंट आएगा, पॉइंट इज ए नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर आ गया आपका आंसर। यानी यहाँ से कंक्लूजन पे पहुंचे हम, और वो कंक्लूजन ये है कि अगर एन वेक्टर इस तरह से लगे हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल, कि फर्स्ट वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर की हेड अगर जुड़ी हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो। और ये बात हमेशा के लिए ट्रू है। ये बात मैं लिख देता हूं यहाँ पे, और इसको आप भी नोट करेंगे, और आज की क्लास इसके साथ ही हम रोकेंगे, पर मैं लिख देता हूं, आप भी इसको नोट कर लेना। इफ देयर आर n vectors, if there are n vectors all arranged, if there are n vectors all arranged head to tail, if there are n vectors all arranged head to tail in a sequence such that head of last vector, और ये कितने भी वेक्टर के लिए वैलिड है, ध्यान रखना, if head of last vector touches the tail of first vector, then the resultant of n vectors, then the resultant of n vectors is जीरो। बल्कि सही बोलें तो जीरो नहीं, जीरो वेक्टर कहना चाहिए। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, और आज की क्लास फिर हम यहीं रोकेंगे। किसी भी बच्चे का अगर कोई डाउट हो तो हैंड रेज कर देना, नहीं तो मैं क्लास को फिर रोकता हूँ। आप नोट कर लीजिए, नोट करने में टाइम लग रहा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर राइटिंग थोड़ा कम समझ में आ रही हो तो मैं शुरू से रिपीट कर दूं। इफ देयर आर n vectors all arranged head to tail in a sequence such that head of last vector touches the tail of first vector, then the resultant of n vectors is zero vector। ठीक है, आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी। कल इस पर मैं कुछ अच्छे सवाल कराऊंगा, ठीक है, कुछ और बढ़िया पॉलीगॉन लॉ पर, और उसमें आप देखना कि आपको किताबों में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, और उन क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ के आप कर पाओगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी बिल्कुल भी। हाँ तपस, मैं यहाँ से अनम्यूट कर देता हूँ, कुछ कहना चाह रहे हो तो। सर कभी इनका एंगल निकालने को नहीं आता? एंगल आ सकता है, बशर्ते आपको साइड वगैरह कुछ दे रखी हो, ठीक है, ए बी की लंबाई, बी सी की लंबाई, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा आपको दी होगी। लेकिन अभी तक जो क्वेश्चन आप देखोगे किसी पैकेज में, किसी बुक में देखोगे, तो वो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कल मैं कुछ और कराऊंगा, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन एंगल या जो रिजल्टेंट आपसे निकालने के लिए नहीं कहता इनका। लेकिन निकालने को हो तो निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है निकाल नहीं सकते। जैसे ये एक स्क्वायर टाइप का हो या रेक्टेंगल टाइप का हो तो आपको साइड की लेंथ पता हो, एंगल भी पता लग जाएगा, या हेक्सागन होगा या ट्राइंगल होगा आइसोसेलेस टाइप का, तो वो निकाल सकते, कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल ज्योमेट्री मैथमेटिक्स लगाना होगा और आप उसके बाद सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और किसी का कोई डाउट हो बच्चे का, कोई पूछना चाहे? मॉर्निंग की क्लास जरूर अटेंड करिए, आपके फायदे की बात कर रहा हूँ, सुबह वाली क्लास के लिए। ठीक है, मॉर्निंग में प्रिज्म हमारा चल रहा है, कल खत्म हो जाएगा। कल मैं रेनबो कराऊंगा। आज असाइनमेंट मैंने आपको भेजा भी है, कई बच्चों को मिल गया होगा, किसी को न मिला हो मुझे मैसेज कर देना। रेनबो का और प्रिज्म का असाइनमेंट मैंने सुबह भेजा था, अगर किसी को ना मिला हो बता देना। और अभी मैं आपको वेक्टर का पहला डीपीपी भेजने वाला हूँ क्लास के बाद। ठीक है, चलिए रुकते हैं हम यहाँ पे, और वो डीपीपी आप लगा लेना, एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर। ये जो ना आए मुझसे पूछ लेना।